एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ये जो वीडियो है दोस्तों स्पेशल जीके जीएस बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बनाया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट के प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक बात आप लोग उससे ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इसमें जो भी प्रश्न हम शामिल किए हैं दोस्तों वो सारे प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्नों को हम बताते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं और आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स गेन करके आएंगे दोस्तों। तो इसमें साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है और हर प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और वीवीआई है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए हम बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे हम लोग को जो प्राप्त होता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है दोस्तों। आपका गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के लिए ये मुख्य उत्तरदायी होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है और यही जो रो होता है दोस्तों इसी को प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो रो को यहाँ से फार्मूला निकाल लेंगे। तो रो बराबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों आर रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई एल। रजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का किस में मानते हैं दोस्तों? मीटर। मीटर में क्या मानते हैं? मीटर में। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अर्थात प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर। याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.12 गुना है तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो जी होता है वो उसका वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है। जी का जो वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। यह क्या है? एक नियतांक वैल्यू है, कांस्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण एक क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। चाहे ये पृथ्वी या चंद्रमा पर हो दोनों जगह ये क्या होता है? समान होता है। और जी का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होता है। तो ये कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग भी ऑप्शन में इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। पंजाब, बिहार, राजस्थान या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये जो सोपानिक फार्मिंग है ये भारत में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में किया जाता है। और इस खेती में जो खेतों को जमीन की जो भूमि है दोस्तों उसे सीढ़ीनुमा आकार में बनाकर खेती की जाती है, क्योंकि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर कैसे है? पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर खेती सीढ़ीनुमा या सोपानिक विधि से किया जाता है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही इजी प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं बता भी चुका हूं दोस्तों कि किंगडम मोनेरा में शामिल है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? डायनेमो, विद्युत मोटर, वोल्ट मीटर या मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो। डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। इसमें मैग्नेट तथा कुंडली का एक ऐसा संयोजन होता है जो प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। आयनिक बंधन, सहसंयोजन बंधन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यह आयनिक बंधन का निर्माण करता है।
अगर हम मैग्नीशियम को सल्फर से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये आपका मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता है, जो एक आयनिक बंधन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए। ये बहुत ही इजी फार्मूला है दोस्तों, जो आप लोगों को याद होगा, 9th-10th में भी ये फार्मूला पढ़ने को मिलता है। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 या प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। एक और फार्मूला याद रखिएगा जो जिप्सम का पूछा जाता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे सीमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला है CaSO4 प्लस इंटू 2H2O। याद रखिएगा, जिप्सम का ये फार्मूला है दोस्तों। और एक वाशिंग सोडा का भी फार्मूला होता है, वह याद रखिएगा, सोडियम Na2SO3 10H2O। याद रखिएगा, ये भी आप लोग वाशिंग सोडा का ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि छुई मुई के पौधे के पत्तियों को झुकना किसके कारण होता है। तो बताइए, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टर्गर दबाव में परिवर्तन होने के कारण ये क्या होता है, छुई मुई के पौधे क्या होता है, झुकना शुरू हो जाता है छूने के बाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला दाब क्या होगा। बताइए, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा में समान रहता है, या पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, या उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर ये नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा। आप जानते हैं कि द्रव से भरे किसी पात्र में अगर हम मान लीजिए कि एक बीकर है दोस्तों, इसमें द्रव अगर रखे हैं, तो ये द्रव जो है ये समान सारी दिशाओं में क्या करता है, फोर्स लगाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में, तो मान लीजिए इस तरह से एक हम बना लेते हैं ग्राफ। तो एक छात्र है, मान लीजिए ऊपर जो होता है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो मान लीजिए एक छात्र है जो पूर्व दिशा में, मान लीजिए इधर ही कोई गया अपने घर से, मान लीजिए इसका घर था, यहाँ इसने आया 100 मीटर का डिस्टेंस उसने 50 सेकंड में तय किया, और फिर दिशा बदल के पुनः 100 मीटर के वापस दूरी 50 सेकंड में यहीं पर आ गया दोस्तों। तो कह रहे कि वापस घर लौट जाता, तो उस बालक का औसत दूरी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुँचा, फिर यहीं पर वापस आ गया। तो इसका अगर डिस्टेंस की विस्थापन की बात किया जाए, तो यहाँ तो विस्थापन इसका 0 हो गया। विस्थापन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या है, यहाँ से चला और यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो फाइनल तो यही उसी पॉइंट पर आ गया, तो विस्थापन तो इसका 0 हो गया। और जब विस्थापन 0 हो गया और समय मान लें कि 50 सेकंड इधर लगा, 50 सेकंड उधर लगा, तो औसत अगर निकालना हो तो औसत बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन इसका 0 है, समय कितना है दोस्तों, 50 कितना लगा सेकंड, 100 सेकंड, तो 100 सेकंड। तो अगर मान लें कि 0 में 100 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। अर्थात इसका औसत क्या निकल के आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो 0 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि 0/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है उसका बताना है। तो सबसे अधिक क्या होगा, लाल होगा, पीला होगा, बैगनी होगा या नीला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बैगनी। बैगनी कलर का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो विचलन होता है दोस्तों वो सबसे क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है दोस्तों, और ये सातों रंग जो विभक्त होता है ये तरंग दैर्ध्य के अलग अलग होने के कारण ये 7 कलर में विभक्त होता है। और सबसे
कम विचलन लाल का होता है, सबसे कम विचलन बैंगनी का होता है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपोनेनिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा CH3CH2COOH। ये आपका प्रोपोनोइक अम्ल का अनुसूत्र है, आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, ताप बढ़ जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब वाष्पीकरण प्रक्रिया होता है दोस्तों तो वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है वाष्पीकरण के कारण। क्योंकि जहाँ जब वाष्पीकरण जिस जगह से होता है तो वहाँ से क्या होता है, ऊष्मा लेकर ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिसके कारण वहाँ जो वस्तु होती है ठंडी हो जाती है। अब आगे की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि राइबोसोम किसके लिए केंद्रक या स्थल है, स्वतः है, जो दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम किसके लिए है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम करता है, याद रखिए। राइबोसोम की अगर बात किया जाए दोस्तों तो राइबोसोम क्या है, याद रखिएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए काम आता है, जो कोशिका का एक प्रमुख अंग है। क्या है, कोशिका का एक प्रमुख अंग है, याद रखिएगा ये राइबोसोम। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि 5 जून कहलाता है क्या। तो आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि एक्स परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो वह परमाणु होगा। देखिए कोई एक तत्व है दोस्तों जिसका आपका विन्यास दिया है 287। तो अगर इसमें बात किया जाए कि टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, तो 2 8 + 7 अर्थात ये कितने हो गए, 17। तो प्रोटॉन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे, 17, अर्थात 17। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 जो है वो किसका है, क्लोरीन का। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरीन, जो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये जो परमाणु है दोस्तों वो किसका है, क्लोरीन का है, याद रखिएगा। अब क्लोरीन कैसा एक तत्व है, तो यह हाइड्रोजन समूह का तत्व है, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, एक साथ कमी होता है, परमाणु झिल्ली से घिरा होता है, अनुवांशिक सामग्री नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।